हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट जुलाई 2024 के लिए सामाजिक अध्ययन के टॉप एमसीक्यू को लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, जुलाई 2024 में आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है, तो आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करके अभी ही जुड़ जाइए। हर दिन शाम में 4 बजे आपको यहाँ पर सीटेट के लिए क्लास मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, शाम में 4 बजे, हर शाम 4 बजे आपको सीटेट का क्लास यहाँ पर मिल रहा है। आगे भी क्लास कंटिन्यू रहेगा। आप में से जो भी लोग नए हो, आप ध्यान रखिएगा। आज के इस क्लास में जो आप सवाल देख रहे हो, जो पहले सवाल करवाया गया है, जो आगे क्लास आपके लिए आएगा, सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं से सवाल हर बार सीटेट में छपता है। आप लोग ना क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। आपको ये पता होगा कि सीटेट में कोई भी जो एक मतलब कहिए कि जो एक शब्द होता है ना, एक अक्षर होता है, वह तक चेंज नहीं होता है, हूबहू सवाल छपता है। तो आप लोग सारे सवालों को समझते चलिएगा। कोशिश रहेगा मेरा हर सवाल को आपको समझा करके अच्छे से बताएं। जहाँ भी आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो कोशिश करिए ना रट लेने का उसे, क्योंकि अगर वह वाला सवाल आया तो सेम सवाल सेम ऑप्शन के साथ रहेगा। और इस बात का यकीन मानिए, सीटेट में हूबहू सवाल आता है। काफ़ी जल्द आपके लिए और काफ़ी सारा बेहतरीन का ये क्लास आ रहा है, जिसमें कि आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक का एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ जो होता है, यानी कि टॉपिक वाइज, टॉपिक नंबर 6 क्लास का जो फर्स्ट है, फिर सेकेंड है, फिर थर्ड है, वहाँ से जो जो सवाल बन सकते हैं, सारे सवाल का क्लास आपके लिए आ रहा है। उसे ज़रूर देखिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। आपसे आशा करेंगे कि क्लास अगर आपको पसंद आए, सीटेट के लिए आप चाहते हो कि पर डे क्लास आते रहे, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। प्लेलिस्ट का भी लिंक नीचे दे रहे हैं, तो वहाँ से आप लोग और भी जो क्लास है उसे एक ही जगह कहीं अच्छे से देख लीजिएगा। तो आइए, सबसे पहला सवाल जो कि 31 नंबर है, उसे देखते हैं, समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है, बताएं। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना। दूसरा कह रहा है कि 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना, या फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, या फिर 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। तो देखिए, आशा है कि आपको जवाब पता चल गया होगा। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। राज्य सरकार ना 10वीं कक्षा में जो बोर्ड परीक्षा होता है, इसको बंद करवा सकता है। ठीक है, शिक्षा किसका, तो समवर्ती सूची का सब्जेक्ट होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, दलित और आदिवासी लड़कियां स्कूल छोड़ने की दर इन सब की सबसे ज़्यादा है, क्यों। कह रहा है कि दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, क्यों। पहला कह रहा है लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण ऐसा होता है, या फिर शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वाले को मिलने के कारण। तीसरा कह रहा है क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते। चौथा कारण कह रहा है कि गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। बताइए ऐसा क्यों होता है, दलित और आदिवासी लड़कियों के द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे ज़्यादा है, क्यों। क्योंकि ना गरीबी और सामाजिक भेदभाव की वजह से ज़्यादा संख्या में ये लोग क्या करती हैं, स्कूल छोड़ देती हैं। भेदभाव उनके साथ होता है। ठीक है, छुआछूत जैसा एक्टिविटी आप मान सकते हो। नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। पहला कह रहा है कि लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है। दूसरा, पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए। तीसरा, अतिथि देवो भव। चौथा कह रहा है कि जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। इन सब में से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ना गाड़ी में लेन चलाना, ये बुद्धिमत्ता पूर्ण आप इसे कहोगे। ठीक है, पानी की प्रत्येक बूंद को बचाइए, यह भी आएगा। अतिथि देवो भव भी सामाजिक में आएगा। इस तरह के विज्ञापन से ना पूरे समाज को फायदा मिलता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। लेकिन जीवन बीमा जो होता है ना, ये पारिवारिक है ना, सामाजिक नहीं है। अगर जीवन बीमा कोई भी इंसान करवाता है तो वो पारिवारिक ना होता है, परिवार को फायदा मिलता है ना, समाज को तो मिलता नहीं है। नंबर 4 यहाँ पर अपना राइट आंसर है। कह रहा है कि ऐसे मुद्दे की पहचान करिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। पहला कह रहा है लैंगिक संवेदनशीलता। दूसरा कह रहा है पानी की
पीने का जो पानी है, तीसरा कह रहा है कि हत्याएं, चौथा कह रहा है कि भवनों को गिराना। यहाँ पर ऐसे मुद्दे की पहचान करिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। तो सही जवाब हो जाएगा पीने का पानी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन मीडिया में इस पर आपने डिबेट नहीं के बराबर सुना होगा। नंबर 35 करेक्ट, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए, जो सबसे अलग है उसे पहचानिए। पहला कह रहा है क्या और किसके बारे में है? न्यायपालिका के बारे में। न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। दूसरा कह रहा है कि न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। तीसरा कह रहा है शक्तियों का पृथक्करण। चौथा कह रहा है कि एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। चलिए बताइए, न्यायपालिका के बारे में सबसे अलग कथन कौन सा है? तो आशा है कि आपको पता चल गया होगा, शक्तियों का पृथक्करण सबसे क्या है? भिन्न है, अलग है। नंबर 3 राइट आंसर है। नंबर 36 में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में? देखिए, DK बासु दिशा निर्देश है, यह किससे संबंधित है? पहला कह रहा है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए अलग अलग एजेंसियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली तरीके हैं, या फिर किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियां हैं, या फिर कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना है, या फिर स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना है। बताइए DK बासु क्या चीज़ से संबंधित है? अगर आपको ध्यान हो, पहले भी बता चुके थे एक बार नॉर्मल क्लास में कि DK बासु है ना, बासु को अपना बोस याद रख लीजिएगा, ठीक है? क्या? बोस, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस, इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। बोस साहब क्या किए थे पता है ना? गिरफ्तार करने में हालत ख़राब हो गया था अंग्रेजी सरकार को। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। आइए इसे देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित DK बासु दिशा निर्देश जो है, जिसे आप गाइडलाइंस कहते हो, इसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने या उनसे पूछताछ करने के लिए अलग अलग एजेंसियों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली तरीके के बारे में ये आया था मामला। कब आया था? अगर यह जानना हो आपको, 2012 का यह मामला है, ध्यान रखिएगा। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? कौन सा है? सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप जरूर याद रखिएगा। पहला कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है। दूसरा कह रहा है समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। तीसरा कह रहा है स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है। चौथा कह रहा है जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर जो अधिकार है यह शामिल है। बताइए नंबर 37 में क्या होगा? देखिए, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में आया था। जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है, यह था सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, ठीक है। अनुच्छेद 21 के तहत इस पर फैसला आया था। कह रहे कि वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है? वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में कह रहे हैं पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जा सकता है। पहला कह रहा है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना। दूसरा कह रहा है कि एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द। तीसरा कह रहा है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल। चौथा कह रहा है अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। बताइए क्या होगा सही जवाब? किस पर नहीं किया जाता है ना, ऑप्शन में पूछा है अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। CDP में आपने केवल शब्द पे शायद पढ़ा होगा, लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा SST में केवल शब्द ही जरूरी नहीं है कि हर बार गलत हो, ठीक है। आगे दिखाएंगे आपको, आएगा ऐसा सवाल। नंबर 39 कह रहा है कि एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने शिक्षार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। क्या अवश्य बताना चाहिए? पहला कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी यानी कि शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षा उनका क्या है।
दूसरा कह रहा है कि नए प्रकार के कार्य के बारे में बात किया है ना, तो इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए। नए प्रकार के कार्य देने से पहले पे हम लोग बात कर रहे हैं। तीसरा कह रहा है कि आगामी आकलन इस पर के बाद आपका होगा इस कार्य पर कह रहा है कि आधारित होगा या फिर नहीं होगा, या फिर अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए कार्य के अधिकार के बारे में। तो देखिए 39 का ना समझ लीजिए अच्छे से। एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने शिक्षार्थियों को अवश्य बताना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम मतलब होता है सीखना, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। सीखने से उसकी यानी कि विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं, शिक्षिका का क्या अपेक्षाएं, नंबर पहला जो है ना यही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नंबर 40 पर आ जाइए। 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए, ठीक है। 4 कोई काम दिया गया, 4 व्यर्थ चीज से। पहले बच्चे को कहा गया, टीचर ने कहा कि थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीज़ें बना सकता है। एक बच्चे के बारे में कहा गया कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। तीसरे को कहा गया कि अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत है। चौथे बच्चे के बारे में कहा जाता है कि शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। अब यहाँ पर बताइए सबसे अच्छा बच्चा यानी कि रचनात्मक बच्चा कौन सा आपको दिख रहा है। देखिए थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीज़ बना सकता है, शायद आपको यहाँ पर ध्यान जा रहा है, ठीक है। मार्गदर्शन की ज़रूरत यहाँ पे बच्चे को पड़ा। सेकेंड क्या कह रहा है, कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। देखिए कितना सटीक है, दृष्टि रखता है मतलब खुद का उसका माइंड डेवलप हो चुका है, वो चेंज कर सकता है चीज़ों को, है ना, व्यर्थ चीज़ से कुछ अच्छा बना सकता है। तो दूसरा वाला यहाँ पर सही हो जा रहा है, सबसे सटीक दूसरा है, सोचिएगा इसके बारे में। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कौन से 2 विकल्प सही हैं। पहला कह रहा है विषय आधारित कार्य में, दूसरा यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, तीसरा कह रहा है कि यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, चौथा कह रहा है कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। तो नंबर फर्स्ट कह रहा है विषय आधारित कार्य में, कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए, इन दोनों एक्टिविटी में याद रखिएगा यही सही जवाब है अपना, पहला और चौथा। सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि देखिए दोस्तों हो सकता है कि 1-2 दिन यानी कि जो आपका सेट नंबर 6, 7, 8 है, थोड़ा सा मतलब 2 से 3 दिनों के लिए बस कहा जा रहा है। मान के चलिए 10-12 मतलब 15 तारीख तक के आसपास में हो सकता है थोड़ा बहुत क्लास डिस्टर्ब रहे, लेकिन कोशिश रहेगा हर शाम 4 बजे आपके लिए क्लास आए। जो भी लोग आप लोग क्लास देख रहे हो, अभी 28 को ना घर में शादी है बड़े भाई का, तो फिलहाल घर आए हुए हैं, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड से साउंड वगैरह जो होता है कुछ अजीब लगे, तो उसे आप लोग इग्नोर करते चलिएगा। कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है। क्यों? पहला कह रहा है अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए कि मासी बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है, मतलब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में कहा जा रहा है, उन्होंने ऐसा करने को कहा है। दूसरा, उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की ज़रूरत है। तीसरा कह रहा है कि ये उनके व्यावसायिक प्रगति से संबंधित है। चौथा कह रहा है उनके वेतन में वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है। बताइए सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए
क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि ना उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में अस्पष्टता की ज़रूरत होती है, इसीलिए क्षमता निर्माण होना चाहिए उनमें। नंबर सेकेंड सही जवाब है। नंबर 43 कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। पहला, सर्वेक्षण परियोजना से। दूसरा, विषय पर समूह में चर्चा करने से। तीसरा, कंप्यूटर की सहायता से प्रस्तुति करने पर। चौथा, कैरेक्ट निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा करके। बताइए 43 का राइट आंसर। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है। यहाँ तक तो सवाल ही नहीं है। सवाल कहाँ से है कि ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। ये ना सर्वेक्षण परियोजना से सर्वेक्षण कराओगे बच्चों को, सबसे अच्छे तरीके से उनको समझ में आएगा। ठीक है, कंप्यूटर वगैरह या डिबेट से ज़्यादा अच्छा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी 1986 जो NPE था, इसमें इन्होंने क्या किया, निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था। 1986 के बारे में पूछ रहा है। पहला कह रहे हैं विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। विकलांग बच्चों के कह रहे हैं कि विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए। तीसरा, लड़कों और लड़कियों की सह शिक्षा के लिए, या फिर मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। बताइए 44 में क्या कहा गया था। देखिए, नंबर पहला सही जवाब होगा विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए। ठीक है, सभी एकीकृत कार्यक्रम मतलब सब एक ही जगह पढ़ेंगे, कहने का ये मतलब है। नंबर 45 कह रहा है कि 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय को लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। मतलब ठीक है, अक्षम है, सक्षम नहीं है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांट कर करें जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो, यानी कि काम को कहा गया कि आप टुकड़ों में करिए। इस तरीके से निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? इसमें से सबसे बेस्ट बताइए कौन सा है इन चारों में से। पहला क्या कह रहा है ऑप्शन? पहला कह रहा है विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। दूसरा क्या कह रहा है, एक पत्र यानी कि पेपर तैयार करें और इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करें कि किन किन भागों में सुधार करने की ज़रूरत है। तीसरा कह रहा है शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उसमें सामग्री जोड़ें कि वह विषय किस प्रकार दिए हुए कार्य से संबंधित हैं। चौथा कह रहा है विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों तथा वेबसाइटों की एक निर्देशिका तैयार करें। बताइए क्या ऑप्शन सही है? तो देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपसे पूछा है ना, तो पहला सही जवाब है। विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत को खोजिए और उनके बीच एक सी समानताएं को ढूंढिए, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? चार्ट का, कहानी बोर्ड का, घटनाक्रम का, या फिर ग्राफ का? कहानी बोर्ड नंबर सेकेंड हो जाएगा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचार से विद्यार्थियों को अगर आपको जानकारी देना है ना, तो उसके लिए कहानी बोर्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 47 कह रहा है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को, पहला ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल और भारत के राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इससे अंतर संबंध रखना चाहिए। दूसरा कह रहा है सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए।
तीसरा कह रहा है सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। चौथा कह रहा है केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तीसरा चौथा दोनों ऑप्शन को आप पहले देखिए, क्या ये आपका सही जवाब आपको लग रहा है, और फिर पहला दूसरा देखिए। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को देखिए, राइट आंसर हो जाएगा नंबर सेकेंड, सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। नंबर 47 का सेकेंड राइट आंसर है। पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए कह रहा है पाठ्य पुस्तक को सभी क्षेत्र और सामाजिक समूह मतलब हर एरिया के बारे में, हर तरह के लोगों के बारे में प्रतिनिधित्व करने के लिए वैसा तैयार करना हो तो पाठ्य पुस्तक देश की सभी भाषाओं विशेषतः भारतीय संविधान की सूची 8वीं में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। पहला कह रहा है, सोचते चलिए, जहाँ भी ज़्यादा टाइम लेना हो रोक लिया करेंगे क्लास को। क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाए ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले। तीसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। चौथा कह रहा है स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। बताइए क्या होगा, पाठ्य पुस्तक को अगर सभी जगह से जोड़ना हो तो नंबर 4 स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है 49 में विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। सवाल को समझिए, फिर से पढ़िए, फिर से समझिए। विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उस स्कूलों को ना क्या करना चाहिए। पहला, अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। पहला कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकें। तीसरा, टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुषों और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। चौथा कह रहा है प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलताओं पर सेमिनार आयोजित करनी चाहिए। बताइए क्या होना चाहिए। तीनों ऑप्शन को देखिए, जरूरत लगे तो क्लास को रोकिए आराम से। देखिए, केस स्टडी सबसे अच्छा होता है। अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। किस पर? लैंगिक मुद्दों पर, लैंगिक भेदभाव जो कि समाज में हो रहा है उस पर। नंबर 50 कह रहे हैं राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे विद्यार्थी इस मुद्दे को समझने तथा इस पर आलोचनात्मक विचार करने के लिए स्वतंत्र हो, या फिर विद्यार्थियों के मतलब सभी के लिए बेहतर सुविधा पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जाए, या फिर विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके, या फिर विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। बताइए 50 में सही जवाब क्या होगा। देखिए, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। ठीक है। नंबर पहला जो है आपका, शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इस पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो, इसलिए इस तरह का मतलब बच्चे में ये डेवलपमेंट आ पाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005
प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, या फिर पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा किया जा सके, या फिर भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास की भूमिका को जाना जा सके, या फिर विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करती है क्या? नंबर सेकेंड, पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर नंबर सेकेंड है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इसके अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? आइए देखते हैं ऑप्शन को। ऐसे तरीके को जो रचनात्मकता और आलोचनात्मकता परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। दूसरा, ऐसे उपागम जिससे बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक सामग्री मिल सके। तीसरा कह रहा है ऐसी रणनीतियाँ जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक तथ्य याद रखने में सहायता करती हैं। चौथा कह रहा है कि मानसिक मानचित्र जो सूचना को तुरंत याद करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। बताइए, नंबर जो 52 है ना, क्या रहा है? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण पद्धति और संसाधन के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? तो देखिए राइट आंसर क्या है यहाँ पर, देख ही लेते हैं। अब ऑप्शंस आपने देख लिया अच्छे से, अभी जस्ट आपने देखा भी था इस तरह का सवाल। ऐसे तरीकों को जो रचनात्मकता और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाए, यानी कि दोनों तरह के कंडीशन आपने जगाए। आपने आपके बच्चों में, है ना, आप जब टीचर बन जाओगे तब। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होता है क्या? पहला, आत्मसंयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना। दूसरा, विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने के योग्य बनाना। तीसरा, योग्य निर्धारण में वांछित परिणामों को मजबूत करना। चौथा, स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना, यही होता है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का खास काम, यानी कि आपका खास काम यही होगा। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता क्या कहलाती है? विश्लेषण करना, स्मरण करना, बोध या फिर प्रयोग करना। तो देखिए, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता को क्या कहते हैं? इसे ना विश्लेषण करना कहते हैं। नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ने के लिए कहें, या फिर नई विषय सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें। तीसरा कह रहा है कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाए, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। चौथा कह रहा है मूल विषयों में प्रति सप्ताह में कम से कम 2 बार गृह कार्य करें। चलिए बताइए 55 का राइट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? शैक्षिक गतिविधि पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? समय को बढ़ाने के लिए ना, तो कक्षा की गतिविधियां तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। तीसरा सही जवाब है। कह रहा है कि प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है?
तो पहला कह रहा है कि निपुणता अधिगम, दूसरा कह रहा है संरचनात्मक प्रशिक्षण, तीसरा अनुरूपण यानी नकल करना, चौथा कह रहा है प्रतिपादक शिक्षण। बताइए क्या होगा 56 का? तो 56 का होगा प्रतिपादक शिक्षण। राइट आंसर नंबर 4 सही जवाब है। नंबर 57 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? पहला, चिंतन के सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हो। ठीक है। सेकेंड कह रहे हैं अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण विद्यार्थियों को उनकी अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। या फिर चौथा कह रहा है चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थी के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती दे। सवाल क्या कहा था? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? तो देखिए नंबर सेकेंड, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। सेकेंड सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। चलिए बताइए नंबर 58 में आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? याद है ना, चला था ये 1905 के समय में, बंगाल विभाजन के समय। तो आपको देखने के साथ स्वदेशी याद रख लेना होता है। नंबर 4, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया है? लास्ट वाले क्लास में आपको बताया गया था, ध्यान हो अगर आपको तो, जस्ट लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किए थे। ताराबाई शिंदे सही जवाब हो जाएगा। ताराबाई शिंदे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है, स्त्री पुरुष तुलना ये पूछा जाता है। नंबर 60 कह रहा है 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? पहला कह रहा है जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए, संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, या फिर लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। तो देखिए 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को अनिवार्य करना चाहा। क्यों? भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए उन्होंने ऐसा चाहा था। नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नंबर 60 है, 61 है, 62 है, आपको पता ही है। नेक्स्ट वाले क्लास में इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक रहने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जुड़ जाइए। प्रैक्टिस सेट का जो प्लेलिस्ट है ना, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो इसका और भी जो क्लास है उसे ज़रूर देखिएगा। क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक का NCERT बुक का अगर आपको MCQ लगाना हो तो वह भी आपको प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगा, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।